मुद्रित करने का क्रम। इससे व्यापम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, पीएससी वाला तो अभी तक नहीं पूछा है, व्यापम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपको ऑप्शन दिया होगा 4-5 और आपको बताना है ये पांचों लोगों का जब फाइनल चुनाव होने वाला है, मत पत्र जब रिलीज होके आएगा, उनमें इनका नाम किस सीरीज में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो मत पत्र हैं वो देवनागरी लिपि में होते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं, लेकिन उनका क्रम होता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, जो मत पत्र होगा वो कभी इंग्लिश में लिखा रहता है, किस में लिखा रहता है, देवनागरी लिपि मतलब हिंदी में, लेकिन उनको जो जमाने का सीरीज है वो इंग्लिश के अल्फाबेट के हिसाब से। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर ये रैंडम आदमी है। अब इन लोगों ने सब में चुनाव में पार्टिसिपेट किया, इनका नामांकन जो पर्चा है वो वैध पाया गया। अब हमको फाइनल मत पत्र बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले मत पत्र जो बनाएंगे उसमें पहला नाम किसका आएगा। ठीक, पहला नाम किसका आना चाहिए, अल्फाबेटिकली, लेकिन लिखना हमको देवनागरी लिपि में। पहला नाम किसका आना चाहिए, अंबा प्रसाद की अंबा प्रसाद दुबे। कहाँ पहले किसका आएगा, अंबा प्रसाद का ना, दुबे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अंबा प्रसाद तक सेम है, यहाँ से फिर दुबे मतलब डी स्टार्ट हो जाता है। तो पहला नाम किसका आएगा, अंबा प्रसाद। दूसरा अंबा प्रसाद दुबे। तीसरा किसका आएगा, किशोर कुमार। चौथा पांचवा मदन, दोनों ही एम। नहीं तो पहले तो इनिशियल देखेंगे ना भाई, ये क्या है, अगर इंग्लिश में लिखो तो ये क्या है, ML भारती, और ये क्या है, तो दोनों का तो इनिशियल सेम है फिर। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों सेम आते हैं, हमको लिखना किसने है, देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि में जो पहले आता है उसको करेंगे। तो ए पहले आएगा कि माँ पहले आएगा, ए, तो यहाँ ऊपर कौन आएगा, ML भारती, और उसके बाद मदन लाल भारती। ठीक, अगर यही ऐसा कुछ नाम होता कि ये देखिए यहाँ ये हमने पहला इनिशियल के बाद अगले वाले पे क्यों नहीं गए, क्योंकि ये इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अगर जैसे इसका मदन लाल नाम है, इसका नाम होता एम लाल भारती होता, मान लो के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ से चालू होता, ये एम लाल क्या था, ये इसका स्पेलिंग कुछ ई होता या फिर EI कुछ होता, ऐसा कुछ होता। ठीक है, इसमें ये नहीं करता क्योंकि ये इसका इनिशियल है और ये भी M से स्टार्ट हो रहा है, M से। अब अगले वाले में क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके बाद ये इसका इनिशियल है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है ना, तो इसलिए हमको क्या देखना है, दोनों का M तो सेम है, लेकिन फिर देखेंगे देवनागरी लिपि में कौन किसका अक्षर पहले आता है, क्योंकि हमको लिखना किस में है, देवनागरी लिपि में। तो यहाँ पे ML भारती ऊपर आ जाएगा और मदन लाल नीचे। ठीक है, तो इस क्रम में, तो ये 2-3 बार व्यापम में आ चुका है क्रम जमाने के लिए। ठीक है, तो आपको इतना सिंपल वाला तो कभी नहीं देगा, वो हमेशा वो देगा जिसमें कुछ ना कुछ देवनागरी लिपि और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ ना कुछ जिसमें ट्रिक होगा वही वाला देगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मुद्रित करने की विधि। अब देखिए अगर आपको नाम अपना वापस लेना है, ठीक है, किसी कारण अगर आपको नाम वापस लेना है, तो या तो आप
पहले क्या करो कि जब लास्ट डेट है उसके पहले जाके बोल दो, मना कर दो कि भाई मेरे को नहीं चुनाव लड़ना है, ठीक है। या फिर अगर मतपत्र हो गया, जो सॉरी मतपत्र बोल रहा हूँ, वो जो ये है क्या नाम है, उम्मीदवारों की सूची जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाल दी है कि इस वार्ड से या इस ग्राम पंचायत से इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भी आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा कि आप अपना जो है नॉमिनेशन या नामांकन वापस ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ है, या तो लास्ट डेट के पहले अपना नाम वापस ले लीजिए, ठीक है, लास्ट डेट के पहले अपना नाम वापस लीजिए। या फिर अगर आप लास्ट डेट के पहले वापस नहीं ले पाए, लास्ट डेट हो गया, आपका जो नामांकन पत्र था वो भी वैध पाया गया है, मतलब आप चुनाव लड़ सकते हो, तो फिर आपको क्या करना है, जिस दिन ये जो है प्रकाशित होगा, ठीक है, उम्मीदवारों की सूची जिस दिन प्रकाशित होगी उस प्रकाशन के 3 दिन के भीतर, 3 दिन के अंदर आप अपना नाम वापस ले सकते हो, ठीक, कि भाई मुझे नहीं वो है चुनाव नहीं लड़ना। तो या तो आप लास्ट डेट के पहले अपना नाम वापस ले लो, या फिर जब उम्मीदवारों की आखिरी सूची आ गई है, ठीक है, वो सूची फाइनल है, अब उस सूची के बाद भी 3 दिन आपको टाइम मिलेगा कि चाहे आप जाके अपना नाम रिटर्निंग ऑफिसर के पास से वापस ले लो, तो उस सूची से अगली एक और नई अपडेटेड सूची निकालेंगे, वहाँ से आपका नाम जो है हटा देंगे, ठीक है। तो ये है आपका नाम वापस लेने का ये। अब देखिए कौन कौन कितना कितना पैसा खर्च कर सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि भाई अगर चुनाव हो रहा है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा की नहीं, विधानसभा हो, तो आपको एक स्पेसिफिक लिमिट है, उसके अंदर ही खर्चा करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने ग्राम पंचायत चुनाव में करोड़ों उड़ा दिए, हालांकि लोग उड़ाते हैं, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने कोई क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा है, इतने के अंदर आपको खर्चा करना है, ताकि अब देखिए ये जो व्यय की सीमा है इसको फिक्स क्यों किया गया, क्या रीज़न हो सकता है फिक्स करने का कि इतना ही आपको करना है? हाँ, ठीक है, ताकि उससे वोटिंग प्रभावित ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे तो वो जो मतदाता है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो चुनाव को फेयर एंड इक्वल बनाने के लिए क्या किया गया है, चुनाव की व्यय की जो सीमा है ये। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप व्यय को गिनोगे कैसे, मैंने 1 करोड़ खर्चा किया, आपको कैसे पता चलेगा? इसमें क्या होता है, लास्ट में चुनाव होने के बाद मेरे को एक जो है अपना जितना भी रिसिप्ट है या जितना भी मेरा खर्चा है उसका पूरा एक रिकॉर्ड किसको जमा करना पड़ता है, राज्य निर्वाचन आयोग को। अब उसको मैं जितना बताऊंगा उतना ही मानेगा, है ना। इसीलिए तो यहाँ पे ये व्यय सीमा तो बना दी गई है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई उनके पास रेगुलेशन के लिए कोई टेक्निक नहीं है कि मैं 1 करोड़ खर्चा कर रहा हूँ, 2 करोड़, वो जो मैं बता रहा हूँ उसी को वो सच मान रहा है। तो अगर देखो जैसे इसमें है जो ग्राम पंचायत है उसके लिए सीमा है 2 लाख, जनपद के लिए है 3 लाख और जिला के लिए है 5 लाख। ठीक है, तो ये है व्यय की सीमा, इसके अंदर आपको अपना चुनाव का जो भी व्यय करना है, ठीक है। अब ये मैंने बताया लास्ट में आपको चुनाव खत्म होने के बाद अपना पूरा एक रिसिप्ट है या फिर जो रिकॉर्ड है चुनाव आयोग के पास जमा करना पड़ेगा। यदि चुनाव खत्म होने के 30 दिन के भीतर अगर अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करते हो तो वो फिर चुनाव आयोग आपके ऊपर एक्शन लेगा, और हो सकता है कि अगर आप जीत गए हो तो आपका जो विनिंग वाला क्वालिफिकेशन है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दे, ठीक है। तो आप चाहे कितना ही पैसा खर्चा करो, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 लाख से कम वाला जो रिसिप्ट है वो चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके पास चुनाव खत्म होने के रिजल्ट आने के 30 दिन के बाद आपको दे देना है, ठीक है। अब एक छोटा टॉपिक है एजेंट या अभिकर्ता। हालांकि इससे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभिकर्ता क्या होता है या चुनाव अभिकर्ता कौन होता है? आप जैसे कभी वोट डालने गए हो तो वहाँ पे देखे होंगे कि एक तो जो चुनाव करा रहे हैं ऑफिशियल लोग, उन लोग बैठे होते हैं, साइड में और भी बहुत सारे लोग पर्ची लेके बैठे होते हैं, ठीक है। आप जाओगे तो आपसे आधार कार्ड कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका नाम लिखेंगे अपने पास, टिक कर लेंगे। तो वो कौन होते हैं? वो जो कैंडिडेट है उसके अभिकर्ता या एजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर कोई जो उम्मीदवार है वो अपने लिए अलग से एजेंट बना सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अभिकर्ता, ठीक है। तो एक जो उम्मीदवार है वो 3 प्रकार के अभिकर्ता बना सकता है, 3 प्रकार के एजेंट बना सकता है। पहला एजेंट होता है निर्वाचन एजेंट या निर्वाचन अभिकर्ता, ठीक है।
ये इसका नंबर कितना हो सकता है? अधिकतम ये 2 निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है कौन? उम्मीदवार। ठीक, तो एक जो उम्मीदवार है 3 प्रकार का अभिकर्ता बना सकता है। पहला प्रकार का अभिकर्ता कौन है? निर्वाचन अभिकर्ता। 2 निर्वाचन अभिकर्ता की जो है नियुक्ति कर सकता है। अब ये आपको कहाँ दिखेंगे? जहाँ पे पोलिंग हो रहा है उसके अंदर या बाहर वो कैंपस में जो है वो पर्ची बांटते रहेंगे। ठीक है, अब पर्ची कौन सा? चुनाव वाला, वो तो 2 दिन पहले बंद हो जाता है, 48 घंटे पहले। वो कौन सी पर्ची रहती है? आपका कौन सा नाम है, कहाँ पे आपको जाना है, या फिर आपको वो देखेंगे कि आपका बूथ नंबर क्या है, गलत में आगे नहीं, ठीक है, वो चेक करते हैं। वो कौन रहेंगे? निर्वाचन अभिकर्ता। दूसरा एक रहता है मतदान अभिकर्ता। ये कौन रहता है? जो आपको पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे वहाँ पे देखना साइड में लाइन से बैठे रहते पर्ची लेके, आप जाओगे अपना टिक करेगा, वो देखते रहता है इस वार्ड में कितने लोग आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, वो लास्ट नंबर से फिर आखिरी में जो पूरे वोट पड़े हैं उससे टैली करवाएगा कि पता चला इसके पास कम नंबर है और वोटिंग दे दी है ज़्यादा लोग। ठीक है, तो ये उस हिसाब से नहीं करते कि उसके पार्टी कितने हैं, उसके पास पूरे वार्ड का क्या रहता है? मतदाता की सूची रहती है, उसमें वो टिक करते रहता है। ये भी कितना बना सकता है? अधिकतम 2। ठीक है, तो अगर किसी वार्ड में 8, 10, 15 लोग हैं और सब लोग अपना 2-2 बना लिए तो आधा पोलिंग वो तो इन्हीं से भर जाएगा। ठीक है, लेकिन इनको भी पैसे देना पड़ता है, तो हर जो बड़े उम्मीदवार रहते हैं बड़ी पार्टी के वही बनाते हैं। निर्दलीय वाले का आप कोई अभिकर्ता नहीं देखोगे। ठीक है, लास्ट में वो बना लेगा तो एक तीसरा वाला बना लेगा जो होता है गणना अभिकर्ता। गणना अभिकर्ता का काम क्या है? पेटी खोल के गिनना। तो हाँ, ठीक है, जब काउंटिंग होती है उस काउंटिंग को मैच करता है। एक बार पेटी खुली, पेटी खुलने के बाद जो पंचायती कर्मी है जो या जो भी ऑफिशियल है वो एक बार गिने, उन सबको वो फिर से क्या करेगा? वो करेगा क्या? क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, तो पेटी खोल के गिनने नहीं लगेगा, एक बार गिनने के बाद जब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो ये अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अभिकर्ता को उम्मीदवार बना सकता है। निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता। ये जो 2 मैंने लिखा है अधिकतम संख्या है, 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब ये जो अब एजेंट है उसका नाम आपको कब देना है? उसी दिन सुबह। भाई लड़के नहीं मिल रहे, सुबह सुबह लड़के मिले, बोलो चलो तुम्हारा नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम आपको कब देना है? जब ये जो लिस्ट है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये जब मतदाता सूची जो जितने उम्मीदवार हैं उनके नाम का प्रकाशन हो जाएगा, प्रकाशन होने के बाद या अंतिम जो सूची है जारी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को देना है। ठीक है, तो जब एक बार जितने लोगों ने नामांकन पत्र भरा था सबका एक बार जांच हो गया, 3 दिन का टाइम और मिला, किसी को नाम वापस लेना है तो उसने भी नाम अगर वापस ले लिया, नहीं लिया, फिर एक जो फाइनल लिस्ट है जिस पे फाइनल में वोटिंग होने वाली, तो जब वो लिस्ट बन जाती है उसके बाद जो है जो अंतिम सूची है जारी होने के बाद जिस भी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जितने भी प्रकार के एजेंट हैं उनका नाम जाके किसको दे देगा? रिटर्निंग ऑफिसर को। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह गए और बोले कि ये मेरे लड़के हैं तो जन इसको बिठाओ, ऐसा नहीं होगा ना, रैंडम किसी आदमी को नहीं बिठा सकते। ठीक, तो ये हो गया आपका एजेंट और उसका कैसा लिस्ट बनाना है। चलिए, अब तो ये हो गया चुनाव। अब देखते हैं कि अगर कोई बंदा कैसे कोई डबल चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। ठीक, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये बात तो पहले ही कॉमन सेंस में फिक्स हो गई, या तो वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 से लड़ लेगा। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होता है कि कोई एक ही क्षेत्र से लड़ेगा। कितने से लड़ सकता है? अधिकतम, ठीक है, अधिकतम वहाँ 2 से लड़ सकता है, तो वहाँ पे 2 में लड़ने में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, 2 से ज़्यादा में डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे कितना है? अधिकतम 1, आप एक ही वार्ड से लड़ सकते हो। लेकिन देखिए अब यहाँ पे कैसे आप डबल चुनाव कैसे लड़ सकते हो? कोई भी व्यक्ति है वो एक ही पद के लिए एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो पंच बनना चाहता है तो वार्ड नंबर 1 से बन जाए, 2 से बन जाए, 3 से, सिर्फ 1 से बन जाए, 1 या 2 से एक साथ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो पंच और सरपंच दोनों का चुनाव लड़ना चाहता है तब वो एक साथ लड़ सकता है। ठीक, 2 पंच का चुनाव या 2 वार्डों से पंच का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर कोई एक ही व्यक्ति चाहे तो पंच का भी और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, कैसे?
वो किसी वार्ड नंबर 1 2 3 4 किसी भी वार्ड से पर्चा भर देगा, और किसी एक ग्राम पंचायत के लिए वो सरपंच का पर्चा भर देगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो दो एक साथ वो क्या कर सकता है, लड़ सकता है। दो पंच का एक साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन एक पंच और एक सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। पहला ये हो गया। दूसरा, वो एक साथ पंच का और जनपद के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में भी वार्ड आएगा, लेकिन ये दोनों वार्ड एक दूसरे से अलग हैं है ना। कैसे? ये जो वार्ड है ये ग्राम पंचायत वाला वार्ड है, और यहाँ वाला जो वार्ड है वो जनपद पंचायत वाला वार्ड। दोनों वार्ड का जो लिमिटेशन है, बाउंड्री है, अलग अलग। तो ये जो पंच और जनपद जो सदस्य है उसका चुनाव वो एक साथ लड़ सकता है। तीसरा कौन सा लड़ सकता है? पंच का और जिला पंचायत के सदस्य का। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी दो वार्ड हैं, लेकिन ये दोनों वार्ड एक दूसरे से दूसरे हैं। ये जो पंच का है और ये जो है अपना जिला पंचायत वाला जो वो है वार्ड है वो उसका है, ठीक है। तो यहाँ भी अलग अलग वार्ड है, यहाँ भी लड़ सकता है। फिर वो एक साथ जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का भी लड़ सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अलग अलग वार्ड है। और लास्ट में एक और है, एक साथ वो सरपंच और जनपद सदस्य का भी लड़ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक साथ वो सरपंच और जिला पंचायत सदस्य भी लड़ सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हैं जो एक साथ लड़े जा सकते हैं, ठीक। अब आप बोलोगे एक साथ वो इसका भी लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है भाई, ये कॉम्बिनेशन सब में फिट बैठ रहे हैं ना। लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो वो लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये चारों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये है वार्ड का, कौन सा वार्ड? ग्राम पंचायत वाला। ये है सरपंच वाला, ये पूरे गांव के लिए है। ये है वार्ड जनपद पंचायत वाला, ये है वार्ड जिला पंचायत वाला, ठीक है। तो प्रॉब्ली ये इसमें जो है ये चारों चुनाव एक साथ लड़ने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये एक साथ होते नहीं। लेकिन कभी अगर एक साथ हो गए तो वो चारों लड़ सकता है, ठीक। और ये बाकी कॉम्बिनेशन में तो लड़ ही सकता है। चलो अब देखिए, अब उसको एंट्री फीस देना है, ठीक है, जमानत राशि देनी है। तो वो कैसे देगा? अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो जो है जनपद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है और जिला इसका लड़ रहा है, ठीक है, दो चुनाव लड़ रहा है, तो दो बार एंट्री फीस देना पड़ेगा कि एक से ही काम चल जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे हमने 3 लेवल बनाए हैं। कौन सा? जिला, जनपद और ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे थंब रूल ये है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही लेवल का चुनाव लड़ता है तो उसको दो, अगर देखिए ये जैसे ग्राम पंचायत है, इसमें 2 पद हैं, कौन कौन से? पंच के और सरपंच के। तो यदि कोई व्यक्ति एक साथ एक ही लेवल का 2 पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसको एक ही बार जमानत राशि या प्रतिभूति देना पड़ेगा। लेकिन वो जमानत राशि कौन सी होगी? जिसके लिए ज़्यादा होगा। यहाँ कितना है? 1000 रुपये है, तो उसको सरपंच वाला देना पड़ेगा, पंच वाला देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। पहला रूल ये। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर वो 2 अलग अलग लेवल के लिए चुनाव लड़ रहा है तो दोनों अलग, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले लेवल के देना पड़ेगा। अगर 2 आप अलग अलग लेवल के चुनाव लड़ रहे हो तो आपको दोनों लेवल का जो जमानत राशि है वो देना पड़ेगा, ठीक। क्लियर? पहले क्या बोल रहा हूँ, अगर एक ही लेवल के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उस लेवल के लिए जो अधिकतम जमानत राशि होगी वो देगा, और अगर 2 अलग अलग लेवल का चुनाव लड़ रहा है तो दोनों अलग अलग लेवल के लिए जमानत राशि देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगर उसने क्वेश्चन में आपको एक रैंडम बोल दिया कि कोई व्यक्ति है, कोई
ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जो एक साथ पंच और जिला पंचायत सदस्य दोनों का फॉर्म नामांकन भर रहा है, तो उसके द्वारा कितनी जमानत राशि दी जाएगी, कितनी दी जाएगी? अब यहाँ दो चीज़ें आ गई, दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला तो आपको इसके लिए जमानत राशि पता होनी चाहिए, और दूसरा वो जो रूल है कि अलग अलग लेवल है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा? तो कितना, वही तो पूछ कितना एक साथ बताओ ना, कितना होगा? 2025। तो ये कितना होगा? 2025 रुपये इसको जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। ठीक है। और सेम अगर इसको ये चेंज कर दें कि यदि वो एक साथ, यदि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति एक साथ पंच और सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, तो जमानत राशि कितना देगा? 4050। और यदि कोई SC है, वो एक साथ चुनाव लड़ रहा है जिला का और सरपंच का, कितना देना पड़ेगा? कितना देगा? 2005। तो बस यही कॉम। ठीक। सरपंच का कितना हुआ? SC है ना, SC है तो 500, और ये 4000 का आधा 2000, तो कितना हो गया? 2005। ठीक है। तो ये कभी अगर ऐसा आ जाता है, हालांकि अभी तक ऐसा आया नहीं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कितना उसको जमानत राशि देना पड़ेगा। ठीक है। तो जमानत जो राशि है उसको ध्यान से याद करिएगा। अभी ऐसा केक वॉक लग रहा है कि याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में जाते ही किसका 500 है किसका 1000 है कुछ नहीं याद होगा। ठीक है। तो जमानत राशि को ध्यान से याद करें। और इसमें सिंपल रूल है, अलग अलग लेवल है, दोनों को देना पड़ेगा। एक ही लेवल है तो उसी लेवल पे जो हाईएस्ट है वो आप दे के काम चल जाएगा। ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक साथ चुनाव लड़ने वाला। चलिए, अब यदि होता है कि कोई व्यक्ति है, दो चुनाव लड़ रहा है ना भाई, दोनों ही जीत गया, फिर पैसे तो बहुत है उसके पास भाई, 250 रुपये कोई बड़ी बात है क्या? जमा कर दिया, दोनों जीत गया। फिर तो यदि एक से अधिक पद धारण करता है, या एक से अधिक पद धारण करना, अभी हमने देख लिया दो चुनाव लड़ सकता है, वो इसका फायदा उठा के दो चुनाव लड़ भी लिया। अब क्या होगा? ठीक। तो यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो उसे जो अगला चुनाव हुआ था, ठीक है, या फिर अगर जैसे पंच और सरपंच है, दोनों का चुनाव एक साथ होता है, ठीक है, दोनों का चुनाव एक साथ होता है, तो दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो जिस दिन रिजल्ट आया है वहां से 10 दिन के अंदर किसको बताना पड़ेगा? कलेक्टर को, कि वो कौन सा वाला चूज करना चाहता है। ठीक है। कौन सा चूज करेगा वो उसकी चॉइस है ना, आपको नहीं डिसाइड करना। ठीक। वो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि वो कौन सा चूज करेगा, आपको बोलना है। अगर वहाँ एक ऑप्शन है कि वो अपनी मर्जी से चूज करेगा, अपनी मर्जी, आपको उसके लिए डिसाइड नहीं करना है कि सरपंच बड़ा है तो वो सरपंच चूज करेगा। ठीक है, उसकी मर्जी है। अगर सरपंच को जान का खतरा है, जैसे जम्मू कश्मीर में सरपंच बनना बहुत मुश्किल है, वहाँ की ग्राम पंचायत में जो भी सरपंच बन रहा है उसको मार दे रहे हैं, पंच में बच जाओ। ठीक है। तो कहीं धोखे से वो सरपंच चुन लिया तो मर जाएगा। तो इसीलिए है यहाँ पे उसके लिए छोड़ देना वो क्या चूज़ करना। अगर आपसे वो पूछ रहा है एग्जाम में कि वो कौन सा चूज़ करेगा, तो अगर ये वाला ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, इसको टिक करना है, और अगर लास्ट में तो इनमें से कोई नहीं लिख देना है। ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो वो डाल देना, सिर्फ सरपंच को अपने मन से बढ़, ये उसकी जिम्मेदारी है वो कौन सा चूज़ करता है। तो क्या बोले, अगर पंच और सरपंच का जो है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के 10 दिन बाद उसको कलेक्टर को बता देना है कि वो कौन से पद पे रहना चाहता है। जिसको भी चूज़ करेगा उसको उसके लिए नामित कर देंगे, अगला वाला उसका अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि वो पहले था पंच, ठीक है, 1 साल हो गया पंच रहते हुए, 1 साल बाद हुआ किसका चुनाव? जनपद जो है पंचायत, उसका चुनाव हुआ, उसने जनपद पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ लिया, मतपत्र भर दिया। ठीक है, भर दिया, जीत गया, इसका रिजल्ट आया। अब इसके रिजल्ट के बाद 10 दिन बाद यहाँ उसको बताना पड़ेगा, यही होगा। हाँ, इसमें क्या होगा, जैसे ही उसने पंच है पहले अतिरिक्त हो जाएगा ना, ये भी, क्योंकि एग्जाम में ये भी सिचुएशन बन सकती है, आप ये 10 दिन वाला लगा दोगे, इसमें तो ये पहले ही गलत काम कर रहा है,
भाई तुम पंच हो, अगर पंच से रिजाइन करो तब तुम उसके लिए डालो, क्योंकि हमने देखा था ग्राम पंचायत लेवल पे, चाहे वो जनपद सदस्य हो, जिला सदस्य हो, बनने के पहले आपको कोई भी सरकारी नौकरी टाइप में नहीं रहना चाहिए। पंच भी एक प्रकार की क्या है, सरकारी नौकरी है, आपको सैलरी मिल रही, तो आप जनपद जो है इसका जनपद पंचायत के जो सदस्य का नॉमिनेशन भर ही नहीं सकते हो। अगर आपने भरा है तो पहले ही गलती किया है, तो फिर क्या करेगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ये 10 दिन वाली गलती मत कर देना। ठीक, और अच्छी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं, तो ये सेकंड वाला कंडीशन यहाँ बनता नहीं। ठीक, लेकिन चलिए ठीक है, अगर उसके बाद भी कभी ऐसा हुआ कि आपने चारों के चारों वो भरे और चारों के चारों जीत गए, फिर आपने बताया भी नहीं, भूल गए, खुशी इतनी है कि फटाखा वटाखा फोड़ रहे हो, लड़के पार्टी कर रहे हैं, 10 दिन तक पार्टी कर रहे हैं, फिर ठीक है। देखो पंच और सरपंच में क्या था, आपने 10 दिन के अंदर बता दिया, लेकिन अब खुशी इतनी है, पार्टी वार्टी में आप इतने मशगूल हो गए, लड़के आपको कहीं बाहर वाले ले गए घुमाने, आप 10 दिन में हो गया, निकल गए, बता ही नहीं पाए, 11वें दिन लौट के आ रहे हो शपथ लेने के लिए। ठीक है, फिर बोल रहे कौन से शपथ लोगे, कहाँ का पता ही नहीं। तो अगर आप बताना भूल भी गए, भाई आप मुश्किल से 2 चुनाव जीते हो, आप बताना भूल गए, हो सकता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आपको भगा दे कि पंच सरपंच कुछ नहीं, चलो निकलो। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोविजन है कि आप बच जाओगे। कैसे बच जाओगे, अगर देखो कभी अगर ऐसा होता है कि अगर वो है आपने चारों चुनाव लड़े और चारों के चारों जीत गए, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर आपने 10 दिन के अंदर सूचना नहीं दी तो ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति चारों चुनाव लड़ता है और चारों के चारों जीत जाता है और 10 दिन के भीतर कलेक्टर को सूचना नहीं दे पाता, उससे वंचित हो जाता है, तो जो कलेक्टर है वो मान लेगा कि भाई कि इसने सूचना नहीं दी है, तो वो अपने मन से एज्यूम करेगा, और वो जब एज्यूम करेगा तो आपके हिसाब से वो अपने लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएगा कि ये है। ठीक है, अगर आप चारों चुनाव जीते हो, इसका मतलब है कि आप इन तीनों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप पहले वाले में ही इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो ये एक वरीयता का क्रम है। ठीक है, ये एक प्रायोरिटी का क्रम है, कलेक्टर इसके हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट करेगा। ठीक है, अगर आप चारों के चारों चुनाव जीते हो तो वो मान लेगा कि आप बस 10 दिन बाद इसके बने रहना चाहते हो, इन तीनों को आपके लिए वो कैंसिल कर दें। अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात, अगर आपने पहले बता दिया मेरे को सरपंच बनना है, ऊपर के 2 नहीं बनना है, तो आपको बना देगा। लेकिन अगर आपने सूचना नहीं दी तो वो मान लेगा, इस ऑर्डर में वो आपका मन वो मानेगा कि ये है कि वो मान लेगा कि आप जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वही बनना चाहते हो, बाकी तीनों नहीं बनना चाहते। ठीक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इन दोनों में जीता है, उसने भरा था कौन सा, पंच का और जनपद पंचायत सदस्य का, ठीक है, 10 दिन के अंदर बताना भूल गया, तो भी क्या करेगा, कलेक्टर मान लेगा कि वो इस वाले में बनना रहना चाहता है और उसका ये वाला पद रिक्त कर लेगा। तो जिसका चारों जीत गया उसके में ये प्रायोरिटी लिस्ट लगेगा, और अगर कोई 2 या 3 है तो जो उसमें सबसे ऊपर वाला आएगा कलेक्टर उसी में उसको वो कर देगा। ठीक, तो ये है उसका प्रायोरिटी का क्रम। लेकिन चलो एक यहाँ तो पहला किस्सा हो गया कि वो नहीं बता पाया, दूसरा हो गया कलेक्टर ने मान लिया। अब एक तीसरा इसमें कंडीशन बन सकता है कि एक व्यक्ति है जो पंच भी बना है और जनपद पंचायत का सदस्य भी बना है। ठीक है, दोनों का रिजल्ट आया कब, दोनों का रिजल्ट आया 25 दिसंबर को, आज के दिन रिजल्ट आया। ठीक है, उसका चांदी हो गया, क्रिसमस के दिन डबल बधाई होगी। ठीक है, खुशी है, ठीक है, खुशी मना रहा है, 5-6 दिन तक वो अपने न्यू ईयर का पार्टी मनाया, 2 तारीख तक बढ़िया मनाया। ठीक है, 10 दिन का टाइम था, अभी नहीं बता चुका है। अब देखिए रिजल्ट आने की 30 दिन के भीतर इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग होनी है। हमने पढ़ा था ना कल कि 30 दिन के अंदर पहला मीटिंग करना है। अब वो 30 दिन एग्जैक्ट 30 नहीं है, वो जब भी चाहे तब अपना 30 दिन के पहले करना है, चाहे 21वें दिन में कर ले, चाहे 20वें दिन में कर ले। अब ये आदमी बढ़िया किया कि ये 1 दिसंबर तक तो 1 जनवरी तक अपना पार्टी वार्टी करता रहा, भूल गया। ठीक है, उसके बाद इसके बहुत सारे दोस्त हैं जो भी पंच का चुनाव लड़े थे, वो भी जीत गए। ठीक है, अब इसको 10 दिन के अंदर बताना है। उसके बाकी जो दोस्त हैं वो ये नहीं जीते, अपने सारे ग्रुप में वो अकेला यही दोनों जीता है, उसके बाकी सारे दोस्त कौन से जीते हैं, पंच वाला जीते हैं, पार्टी वार्टी किए, सब मजे किए। उसके बाद फिर ये जो ग्राम पंचायत है जो पंच वाला, उसने डिसाइड कर दिया हमारा फर्स्ट मीटिंग है 2 दिसंबर को। ठीक, अभी इसका मीटिंग डेट नहीं आया, अभी सिर्फ इसका मीटिंग डेट आया। 1 दिसंबर को हम लोग पार्टी वार्टी किए, रात को सोए हुए, सुबह पता चला कि मीटिंग है। ठीक है, बोले चलो सबको जाना है। इसके सारे दोस्त निकल गए मीटिंग अटेंड करने, उनके साथ गाड़ी में बैठ के ये भी निकल गए, पंच तो ये भी है ना, ये भी निकल गए, गाड़ी में बैठ के निकल गया। 2 दिसंबर को मीटिंग हुई और वहाँ मीटिंग में जाके इसने साइन कर दिया। अब आप मीटिंग में हो, साइन किए हो और जोश जोश में आके शपथ भी ले लिया,
उसको नियम धर्म भी नहीं पता है, उसने क्या कर लिया, यहाँ का मीटिंग में अटेंड कर लिया, शपथ भी ले ली, ठीक है। अब इसने यहाँ का काम तो पूरा कर दिया, यहाँ वाला भी बाकी है। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति 2 जगह से जीता है, ठीक है, 2 जगह से जीतने के बाद जो ये जो दोनों अलग अलग लेवल की जो फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट में से जिस भी मीटिंग वो पहले जाके अटेंड कर लेगा, ये मान लिया जाएगा कि ये उसी पद पर रहना चाहता है, ठीक है। तो अब ये 10 दिन बाद कलेक्टर को बोलेगा, उसका कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ की फर्स्ट मीटिंग अटेंड कर लिया, इसका कट चुका है, ठीक है। अब ये क्या है, सिर्फ पंच ही बन के रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जीतने के बाद एटलीस्ट 10 दिन तक अपना होश संभाल के रखना है, अगर 2 जगह से जीत रहे हो, ठीक है। और उसमें भी ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट मीटिंग है उसको ध्यान से अटेंड करना है। अगर आप 10 दिन तक नहीं भी बताते हो, उसके पहले फर्स्ट मीटिंग हो जाती है, तो जो पहले वो जिस भी लेवल की मीटिंग पहले अटेंड कर लेगा, वहाँ का जो है मेंबर माना जाएगा, और अगला वाला जो पद है उसका अपने आप रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 कंडीशन देख लिया, या तो 10 दिन में बता दे तब ठीक है, नहीं बताता है तो कलेक्टर अपने मन से एज्यूम कर लेगा, लेकिन उस 10 दिन के पहले किसी एक मीटिंग में जाकर अटेंड कर लेता है, तो जिस लेवल की मीटिंग अटेंड किया वहीं का उसको मेंबर मान ले जाए, ठीक है। तो ये 3 केस हैं एक से अधिक पद धारण करने में। चलिए अब एक देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट है धारा 45। ये धारा कहाँ का है, संविधान का धारा नहीं है, ठीक है, संविधान में अनुच्छेद होते हैं। ये धारा है जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, ये उसकी धारा है, ठीक है, धारा 45। धारा 45 में एक चीज़ अलग से दिया गया है कि यदि कोई पंचायत है, पंचायत कोई फैसला करता है, जैसे 2 लोग के बीच गांव में लड़ाई होगी, उनका जो ये पंचायत है फैसला करेगा, या फिर पंचायत में हो सकता है कुछ बिल्डिंग बनाना हो, कोई सड़क बनाना हो, कोई ये बाहर से कोई कंपनी आ रही है, उसको अगर कुछ यहाँ पे भूमि खरीदना है, तो अगर यहाँ पंचायत ने कोई फैसला कर दिया, ठीक, पंचायत ने मीटिंग उठाई, पंचायत ने कोई फैसला कर दिया, तो अगले 6 महीने के पहले ये अपने 6 महीने तक इसके फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। पुनर्विचार मतलब इसने कोई फैसला दे दिया तो अगले 6 महीने के पहले ही अपने दोबारा फैसले पे सोचेगा नहीं, उसके बाद भले सोचता रहेगा, पहले अगर आप इसके फैसले को बदलना चाहते हो नहीं बदल पाओगे, ना कहीं इसको चैलेंज कर पाओगे, ठीक। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये जो पंचायत है, चाहे वो जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, इसके कुल सदस्यों के 3/4, कुल सदस्यों के 3/4 जिनके पास मत देने का अधिकार है, ठीक है, जिनके पास मत देने का अधिकार है, यदि वो लोग कोई किसी भी लेवल का पंचायत हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो वो किसी भी लेवल का जो पंचायत है वहाँ के टोटल की जो जितने मेंबर हैं उसके 3/4 जिनके पास मत देने का अधिकार है, यदि वो लोग एक एप्लीकेशन देते हैं, किसको, विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी। अब यहाँ पे ये बार बार वर्ड आएगा विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी क्या होता है, विहित मतलब होता है जिसको किसी की नियुक्ति की गई हो या हमने किसी को काम करने बोला, वो कौन कहलाता है, विहित। तो ऐसा कोई भी प्राधिकारी जिसको सरकार ने इसका देखरेख करने के लिए यहाँ किसी पद पर बिठाया, वो क्या कहलाएगा, विहित प्राधिकारी। तो यदि कोई ऐसा एप्लीकेशन 3/4 लोग किसके, टोटल मेंबर के एक एप्लीकेशन देते हैं, तो 6 महीने से पहले भी ये पंचायत अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, ठीक। पहला पॉइंट क्या हो गया, ये अगर पंचायत ने कोई फैसला कर दिया 6 महीने के पहले पुनर्विचार नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी पंचायत के कुल सदस्यों के 3/4 जो मेंबर हैं वो साइन करके एप्लीकेशन देते हैं विहित प्राधिकारी को, तो फिर अपने ही फैसले पर 6 महीने से पहले इसको पुनर्विचार करना पड़ेगा। या फिर और एक केस अगर आता है कि इसका जो विहित प्राधिकारी है उसके निर्देश पर, उसका जो विहित प्राधिकारी है वो उस पंचायत को बोलता है कि आपने जो फैसला किया है एक बार उसमें फिर से सोच विचार कर लो, तो उसके निर्देश पर भी ये 6 महीने से पहले अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे 6 महीना इंपॉर्टेंट, 6 महीने से पहले बिना किसी कारण के वो पुनर्विचार नहीं करेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, इसी पे करता रहेगा तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है जहाँ पे 3/4 सदस्यों को लग रहा है कि पुनर्विचार करने की जरूरत है, पहली बार में हमसे गलत फैसला हो गया है, तो 6 महीने से पहले अपने उसमें पुनर्विचार कर सकता है। या फिर जो उस पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी है वो निर्देश देता है कि भाई आपने ये फैसला है इसको एक बार फिर से सोच लो, तो भी वो क्या करेगा, पुनर्विचार करेगा, ठीक। चलिए
अब इसमें एक और धारा है, ये धाराएं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये धाराओं पे भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट धारा है। बाकी इसमें धाराएं बहुत सारी हैं, उतना कुछ हमको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एक यहाँ पे धारा है, धारा 87। किसकी धारा है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, उसकी एक धारा है 87। इसमें है पंचायत का विघटन। डिसोल्यूशन मतलब आपने पंचायत को ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो आप पंचायत को खत्म करके फिर से इलेक्शन की बात कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? विघटन। तो ये विघटन कब होगा? यदि पंचायत के जो काम है, यदि कोई पंचायत वो नहीं कर रहा है, ठीक है, संविधान के हिसाब से या राज्य सरकार ने उसको जो भी निर्देश दिए हैं उसका पालन नहीं कर रहा है, और यदि बार बार वो राज्य सरकार के फैसलों के या फिर निर्देशों की अवहेलना कर रहा है। दो कंडीशन है, क्या है? अपना कार्य ईमानदारी से निष्ठापूर्वक नहीं कर रहा है कोई ग्राम पंचायत, या फिर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की बार बार अवहेलना कर रहा है। तो कौन? राज्य सरकार। या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई अगर विहित प्राधिकारी है जिसको राज्य सरकार ने शक्तियां दी हैं कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है, उचित जांच के बाद विघटित कर सकता है। ठीक, तो ये जो धारा 87 है वो पंचायत के विघटन के बारे में बात करता है कि यदि कोई पंचायत है वो राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, अगर अपना जो निष्ठापूर्वक काम नहीं कर रहा है, तो राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार किसी विहित प्राधिकारी को बोलता है, वो एसडीओ हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, आयुक्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको बोलता है कि तुम जांच करो, और जांच करने के बाद यदि सही पाया जाता है तो वो जो है उस पंचायत को विघटित कर देगा। अब उसके बाद हमने देखा था विघटित हो जाएगा तो फिर बीच में फिर से नया इलेक्शन होगा, और नया इलेक्शन होगा तो जो अगला वाला जो आएगा वो बाकी रिमेनिंग टर्म है उसके लिए बस वो उन लोग अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये है विघटित होने की विधि, या ये एक तरीका है जिससे विघटित उसको किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब ये हो गया, चुनाव हो गया, उसका विघटन हो गया। अब देखते हैं अगर एक बार कोई पंच, सरपंच, अध्यक्ष बन गया तो उसको हटाना कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। उनको पंचायत के पदाधिकारियों को हटाने की